हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम हरियाणा के थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। हरियाणा में जो कुछ भी पिछले वीक में इंपॉर्टेंट हुआ है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टेटमेंट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जिसे आप आंसर कर सकते हैं, या फिर जिसे आप डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में यूज़ कर सकते हैं फॉर वैल्यू एडिशन एज वेल एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वो सारे फैक्ट्स हम इस हफ्ते के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Starting with the first news, women help desks at गुरुग्राम पुलिस स्टेशंस। तो हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, इसके पुलिस स्टेशंस में वुमेन के लिए सेपरेट हेल्प डेस्क जो है वो एस्टैब्लिश की गई हैं। नाउ ये न्यूज़ दिखने में बहुत सिंपल है, बट ये बहुत जगह यूज़ हो सकती है। कहीं पे भी गवर्नेंस की जब बात आती है, whenever we talk about governance, बेसिकली जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ें या इस तरह की जब भी कोई न्यूज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ट्राई टू फाइंड एज मैनी लिंकेजेस एज यू कैन। आप सोचिए कोई भी न्यूज़ पढ़ते हुए कि मैं इसे कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इस न्यूज़ को आप गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी विमेन एम्पावरमेंट या विमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात आएगी, विमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट विमेन के लिए स्पेसिफिकली क्या कर रही है, या फिर पुलिसिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज, पुलिसिंग, गवर्नेंस, राइट। तो विमेन का स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में सोशल एस्पेक्ट से अभी आप इसको देख सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की तरह देख सकते हैं, विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज। बिकॉज जनरली कभी भी अगर विमेन अपलिफ्टमेंट की बात आती है, अगर हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जाकर रुक जाते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता। बट वी शुड नो दीज थिंग्स कि विमेन के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक पॉलिसीज, just one such line in a descriptive answer can add much more value to your answer. तो इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी स्कीम के अंदर किस मिनिस्ट्री ने सब कुछ किया, लेट अस सी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर किया है कि 200 विमेन हेल्प डेस्क स्टेट पुलिस स्टेशंस में सेटअप किए जाएं। मतलब जो ऑलरेडी पुलिस स्टेशंस हैं उन्हीं में ये हेल्प डेस्क सेटअप किए जाएंगे अंडर द निर्भया प्रोजेक्ट। व्हाट इज द निर्भया प्रोजेक्ट? बेसिकली निर्भया, इट वाज अ हॉरिफिक गैंग रेप इन 2012, जिसके बाद से एक निर्भया फंड और निर्भया प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था, जिसका पर्पस है स्टेट लेवल पे पुलिसिंग में। स्टेट लेवल पे इसलिए क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सिंस लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट लेवल पे पुलिसिंग में कहाँ कहाँ पर इफेक्टिव इंटरवेंशंस की जा सकती हैं, नॉट ओनली इन पुलिसिंग, बहुत सारे एरियाज में, जिससे कि विमेन सेंट्रिक और विमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, जिससे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन को कम किया जा सके। तो उसके लिए निर्भया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब इसी के तहत विमेन हेल्प डेस्क सेटअप किए जाएंगे, यानी कि ज़्यादा विमेन पुलिस कांस्टेबल्स या ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हमें चाहिए होंगी, तो उसके लिए फ़ंड यहाँ से आएगा। सिमिलरली सेपरेट डेस्क होगी, यानी कि किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर कोई वुमेन किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट लेकर जाती है, तो एक सेपरेट विमेन हेल्प डेस्क वहाँ पर अवेलेबल होगा। सो दिस हैज़ बिन डन, और ये है निर्भया प्रोजेक्ट के अंडर, एंड द नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद 24 पुलिस स्टेशन में सेटअप हो चुका है, एंड फरीदाबाद एंड पंचकुला के जो पुलिस कमिश्नर्स हैं इनको भी कहा गया है कि आप भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंश्योर कीजिए। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, देयर विल बी अ वुमन कॉप एट अ सेपरेट टेबल ईच, और एक डेडिकेटेड टीम दी जाएगी सेपरेट रूम के साथ। एक डेडिकेटेड रूम होगा हर पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर विमेन पुलिस कांस्टेबल्स या विमेन पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम होगी। ऐसा इसलिए किया गया है बेसिकली बिकॉज इट वुड मेक पुलिस स्टेशंस मोर विमेन फ्रेंडली। अभी तक पुलिस स्टेशंस विमेन फ्रेंडली नहीं माने जाते, तो जनरली मैनी वुमेन आर रिलक्टेंट टू फाइल एनी कंप्लेंट और टू like go forward and register a complaint in a police station because most of the police stations are men dominated। इसलिए ये स्टेप लिया गया है। इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी कम करने में बहुत मदद मिलेगी, और विमेन की प्रेजेंस जब पुलिसिंग में बढ़ेगी, टू increase the presence of women in policing। ये एक वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिस भी
सोशल मिलियो में, जिस भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर पुलिसिंग में विमेन की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी, तो एक तो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन कम होंगे, एक क्राइम्स की रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लग जाएगी, जिससे कि वो सॉल्व होने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, बिकॉज विमेन विल कॉन्फिडेंटली कम फॉरवर्ड, उससे वो ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा उस पर एक्शन होगा एंड दे विल बी टेकन केयर ऑफ। सिमिलरली विमेन अगर ज़्यादा पुलिस में आएंगी, उससे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन भी थोड़ा सा कम करने में हेल्प हो सकेगी। इट वुड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन विजिटिंग पुलिस स्टेशंस। दिखने में एक छोटा सा स्टेप है, बट हाउ मेनी लिंकेजेस इट हैज़ टू गवर्नेंस, टू एडमिनिस्ट्रेशन, टू पुलिसिंग, टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दिस। तो ये एक अच्छा स्टेप अंडर द निर्भया प्रोजेक्ट टेकन बाय हरियाणा गवर्नमेंट। देन इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छी खबर, हरियाणा सीएम इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट एयर टैक्सी फ्रॉम चंडीगढ़ टू हिसार। तो इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है चंडीगढ़ से हिसार तक, अंडर द सेंटर्स उड़ान स्कीम। उड़ान मीन्स उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक यानी कि हर कॉमन जो सिटीजन है इंडिया का, हर जो कॉमन रेजिडेंट है, उसके लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पर जो एयर टिकट्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है, और काफ़ी सारे अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स को इससे जोड़ा जा रहा है। बेसिकली द पर्पस इज सो दैट द डोमेस्टिक एयरलाइन सेक्टर, द डोमेस्टिक एयर सेक्टर, इट एक्चुअली गेट्स अ बूस्ट। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स को इसके अंडर अभी तक जो है वो ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। फर्स्ट फेज़ में ये किया जा रहा है। सेकंड फेज़ में हिसार से देहरादून तक सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी इसी महीने। थर्ड फेज़ में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला ये भी शुरू की जाएंगी। तो ये जितने भी आप एयरपोर्ट्स देख रहे हैं एक्सेप्ट चंडीगढ़, एयरपोर्ट्स लाइक देहरादून, हिसार, धर्मशाला, ये जो एयरपोर्ट्स हैं दीज आर वेरी अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स। ये काफ़ी प्रोमिनेंट एयरपोर्ट्स नहीं है, ये या तो बहुत सालों से बंद पड़े थे या एयरपोर्ट्स थे ही नहीं यहाँ पे। तो दैट इज़ द अनदर पर्पस ऑफ उड़ान। एक तो है एयर फ्लाइट्स को अफोर्डेबल बनाना, और दूसरा है जितने भी अनऑपरेशनलाइज्ड या फिर डोरमेंट एयरपोर्ट्स हैं उनको दोबारा से ऑपरेशनलाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट फेज में शिमला, कुल्लू और भी हरियाणा के रूट्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है या कहीं भी प्रोग्रेस की या इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है। सो दिस इज़ अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, RCS उड़ान। इसका आपने रेफरेंस देना है। कभी भी आप कोई ऐसी स्कीम पढ़ें, कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ें, तो वो किस स्कीम के तहत हो रहा है, जैसे निर्भया प्रोजेक्ट, देन RCS उड़ान, ये लिंकेज बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि वो शुरू कैसे हो रहा है। एंड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कीम, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी हरियाणा कर रहा है। एंड दिस हिसार हैज़ बिकम द 54th एयरपोर्ट अंडर द उड़ान स्कीम। मतलब उड़ान स्कीम के अंडर इस तरह के अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड 54 एयरपोर्ट्स अब तक ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं। वेरी बिग अचीवमेंट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 307 रूट अब तक ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं, जैसे कि ये 307वां रूट था जो हिसार से चंडीगढ़ का है। इसके अलावा 54 एयरपोर्ट्स, जिसमें 5 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रोम्स भी शामिल हैं। ये सारा कुछ आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। सो दिस इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। जो एयर सिविल एविएशन है, दिस इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट। स्टेट में कोई सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री नहीं होती है। हिसार एयरपोर्ट इज़ अ पब्लिक लाइसेंस्ड एयरपोर्ट एंड इसके डुअल ऑब्जेक्टिव हैं स्कीम के। अंडर द उड़ान स्कीम डुअल ऑब्जेक्टिव्स आर सॉट टू बी अचीव्ड। पहला ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल बनाना। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल, और दूसरा है वाइड स्प्रेड बनाना। ये इसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अफोर्डेबल कैसे बनाया जाता है? जो टिकट्स का रेट है वो सस्ता रखा जाता है। हाउ? द गवर्नमेंट फंड्स द वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि एयरलाइंस को एक पर्टिकुलर एयरफेयर से नीचे ऑपरेट करना नुकसानदायक होता है, इट्स नॉन प्रॉफिटेबल और समटाइम्स लॉस मेकिंग। तो उस लॉस को फिल करती है गवर्नमेंट बाय फंडिंग, जिसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, ताकि उस रूट पर वो उड़ान जो है वो वायबल हो जाए।
तो उसका जो गैप रहता है, जितनी एयरलाइंस मांग रही हैं और जितना उनको प्रॉफिटेबल बनता है, दैट गैप इज़ फिल्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग और VGF। तो इसमें नंबर 1 अफोर्डेबिलिटी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग है। वाइड स्प्रेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं वो ऑपरेशनलाइज किए जा रहे हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिया गया है एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जो कि इंडिया का पहला एयरलाइन स्टार्टअप है। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट। बहुत सारी एयरलाइंस हैं इंडिया में, इंडिगो, देन देयर इज स्पाइस जेट, सो मेनी एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस आर ऑपरेटिंग, बट दिस इज अ स्टार्टअप एयरलाइन। ये काफ़ी एक स्टेट के कल्चर के बारे में भी हमें बताता है, दैट दिस पर्टिकुलर इनोवेशन एंड स्टार्टअप कल्चर इज मे बी टेकिंग ऑफ अगेन। और ये जो हम सुनते हैं दैट द डोमेस्टिक एयरलाइन सेक्टर इज लाइक स्टेयरिंग एट रिसेशन या फिर वो डाउन जा रहा है, तो इसको रिवाइव करने का अच्छा तरीका है कि जो छोटे छोटे रूट्स हैं उन्हें रिवाइव किया जाए, ना कि अपना सारा ही फोकस जो है वो कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पे डाल दिया जाए। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग, एज आई टोल्ड यू, राइट। उसके बाद हिसार की इंपॉर्टेंस क्या है, हिसार में क्यों ये रखा गया है? बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी। तो हिसार एक रीजन बनता है लाइक द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ हरियाणा, विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट गैल्वनाइज्ड आयरन मैन्युफैक्चरिंग सिटी। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं गैल्वनाइज्ड आयरन की, और यहाँ से दिल्ली या फिर चंडीगढ़ में जो कनेक्टिविटी होगी, इट विल ब्रिंग एम्पटस टू द लोकल इकोनॉमी एज वेल, राइट। टिकट का रेट काफ़ी नॉमिनल से रखा गया है, 1700-1800 रुपये रेट रखा गया है, एंड इट विल रिड्यूस द जर्नी फ्रॉम 4.5 आवर्स टू जस्ट 45 मिनट्स। तो will boost the economy, will boost the domestic airline sector and everything. Next again एक इकोनॉमी से न्यूज़ है, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर इनफैक्ट ऑल्सो। तो टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर से बुद्धिस्ट स्तूपा इन कुरुक्षेत्र टू बी डेवलप्ड। कुरुक्षेत्र को एक रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। जैसे कि हम पहले भी इस स्पेस में देख चुके हैं, वी हैव इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, देन शेख चिल्लीज टूम, इसको भी रिवाइव किया जा रहा है। देन वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोम इन अ टेम्पल, वो भी कुरुक्षेत्र में बिल्डअप किया जा रहा है नियर द मानसरोवर, नियर द ब्रह्म सरोवर लेक। तो ये सारा कुछ बेसिकली इसलिए किया जा रहा है सो दैट कुरुक्षेत्र कैन बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट हब, रिलीजियस टूरिस्ट हब, बिकॉज कुरुक्षेत्र के पास ये एक यूएसपी है एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर ट्राइंग टू डू इट। तो कुरुक्षेत्र की ये यूएसपी है कि यहाँ पर इसे गीता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सो दैट थिंग इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, नॉट इन अ बैड वे, दैट थिंग इज बीइंग यूटिलाइज्ड आई वुड से। तो अब इंटरनेशनल गीता महोत्सव जब होता है तो लाखों लोग उसमें पहुँचते हैं। 2020 वॉज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, अदरवाइज उससे पहले तक लाखों लोग जो है यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव में पहुँचते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो इसी के बिल्कुल साथ, इसी के बिल्कुल पास जो है बुद्धिस्ट स्तूपा है एट द कैंपस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। देयर इज अ माउंड ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट स्तूपा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जो कि ब्रह्म सरोवर से बिल्कुल पास में ही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स जो है उन्होंने इसको डेवलप करने की सोची है और इसका जो टेंडर है वो PWD को दिया गया है। तो इससे देखिए एक तीर से कितने निशाने होने वाले हैं। टूरिज्म इज गोइंग टू बी डेवलप्ड, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, जिससे कि स्टेट का कल्चर भी स्प्रेड होता है और रिलीजन को बूस्ट मिलता है। यू कैन ऐड सो मेनी लिंक्वेजेस, लोकल मार्केट्स जो हैं वो प्रॉस्पर होती हैं, राइट, लोकल कल्चर डेवलप होता है। और यहाँ पर सी दिस इज़ अ डिफरेंट डायमेंशन। अदरवाइज जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है दैट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल, लेकिन बुद्धिस्ट स्तूपा जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है। बट बाय शोइंग द लिंकेजेस वी कैन शो दैट आवर कल्चर इज सिंक्रेटिक। ये भी इसका एक एंगल है, सिंक्रेटिक कल्चर यानी कि एसिमिलेटेड कल्चर है। ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र में हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, बुद्धिस्ट कल्चर को भी प्रमोट करो। बेसिकली जो भी वहाँ पे रैशनली जो भी अवेलेबल वहाँ पे चीज़ें हैं उन सबको प्रमोट किया जाए। अब शेख चिल्ली की टूम है, नाउ शेख चिल्ली वॉज ड्यूरिंग द यू कैन से द सल्तनत पीरियड, जो कि मुस्लिम पीरियड था।
बट स्टिल इट इज़ बीइंग डेवलप्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही रिलीजन का जो डेवलप किया जा रहा है, बेसिकली वहाँ पे जो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो उस जगह की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी है, उसको डेवलप किया जाए ताकि इसको एज अ टूरिज्म हब देखा जा सके। कोई भी कुरुक्षेत्र घूमने आए तो वो ये सब कुछ एक तरह से एक चैनल बन जाए, एक सर्किट बन जाए। सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कितने सारे इसके लिंकेजेस हैं, यू कैन सी। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्टैचू भी इंस्टॉल किया जाएगा, तो इसको बुद्धिस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह देखा जाएगा। एवरी ईयर लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स कम टू कुरुक्षेत्र, राइट। तो एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिल जाएगी उन्हें ब्रह्म सरोवर के आसपास। सो इट विल बी अ गुड थिंग। अदरवाइज अभी सब सिर्फ एक ही जगह होती है उनके पास जाने के लिए। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू सो मच मोर। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। जनरली हमने ये देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, बट एक स्टडी ने ये फाइंड आउट किया है कि हरियाणा में एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो खरीफ फसलों की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स अ वेरी लाइक बहुत ही अलग चीज़ है ये। रबी क्रॉप्स की नहीं, सिर्फ खरीफ क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। दिस इज़ व्हाट अ स्टडी हैज़ रिवील्ड। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, changing meteorological trends and climatic variables has increased the yield of kharif crops in Haryana। और ये आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है। और इसका जो डेटा है वो 45 साल तक कलेक्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक या दो सीजन में हमने इसको कंक्लूड करके बता दिया। दिस स्टडी स्पैन्ड ओवर 4.5 डेकेड्स, और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है। जैसे कि कॉटन लिंट की जो यील्ड है वो बढ़ गई, देन पर्ल मिलेट, राइस, बार्ले, इन सब की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी हुई दर्ज की गई है। कॉटन लिंट की 17.5%, पर्ल मिलेट 7.8%, राइस भी 3.1% और बार्ले 2.7%। इतनी यील्ड जो है वो बढ़ी हुई दर्ज की गई है। हाउएवर नो सिग्निफिकेंट ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन व्हीट, ग्राम, पिजन एंड पी यील्ड। जो रबी क्रॉप्स हैं उनमें ये जो इंक्रीज है दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ खरीफ क्रॉप्स में ये दर्ज किया गया। और ये स्टडी किस किसने अंडरटेक की? CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, राइट, चौधरी छोटू CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार एंड सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इनके एक्सपर्ट्स ने मिलकर ये स्टडी जो है कंडक्ट की है। सो इट्स अ साइंटिफिक न्यूज़, ऐसा कोई स्पेकुलेशन नहीं है। काफ़ी अच्छे से ये स्टडी कंडक्ट की गई है विद ऑल साइंटिफिक एविडेंस ऑल्सो। इस स्टडी का पर्पस क्या था? टू डिटर्मिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स in evapotranspiration, its explanatory weather variables and ultimate effect on the yield of major crops। evapotranspiration यानी कि हर साल जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो बढ़ता जा रहा है, evapotranspiration बढ़ती जा रही है। तो ये उम्मीद थी, और ऐसा होता भी है, कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो उससे कम हो जाती है, तो मेजर क्रॉप्स की यील्ड पर उसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी इसका ऑपोजिट असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। During the last 45 years, wind speed has declined. Sunshine hours or evaporation has also declined. Right? Minimum temperature जो है वो बढ़ गया है। So overall जो average minimum temperature है 45 years में वो 1.8% बढ़ गया है, और average rainfall deficit देखने को मिला है 1122 मिलीमीटर्स का। ओवर इवेपोट्रांसपिरेशन हुई है इसकी वजह से, तो रेनफॉल कम हुई है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगी। हिसार रीजन को क्यों चुना गया इस स्टडी के लिए? बिकॉज इट इज टिपिकली एरिड बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली एक्टिव रीजन्स इन हरियाणा। अब हिसार काफ़ी एरिड एरिया है, यानी कि यहाँ पर हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं, रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, सो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन फिर भी इस रीजन को इसलिए चुना गया बिकॉज स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली एक्टिव रीजन्स ऑफ हरियाणा। तो स्टडी में से जो निकल के आया वो ये, दैट जो सबसे इसका कंक्लूजन है, दैट इट इज कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीफ। कॉमन बिलीफ क्या है? दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स विल इंक्रीज टेरेस्ट्रियल इवेपोरेशन। जनरली तो यही माना जाता है कि टेरेस्ट्रियल इवेपोरेशन बढ़ेगी। हाउएवर कॉन्ट्रेरी रिजल्ट्स फ्रॉम सम एरियाज हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। यही आपको इसमें देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
तो इसको ज्योग्राफी में कभी भी क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है, यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर स्टडी कंडक्टेड बाय हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कि इस तरह का ट्रेंड देखने में आया है। इसका कारण क्या है वो अभी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट दिस इज अ फाइंडिंग एंड इट्स अ साइंटिफिक फाइंडिंग। नाउ वन न्यूज ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट। एक डेटा है हमारे पास और ये न्यूज़ आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की, बिकॉज इट हैज़ सर्टेन डेटा दैट यू कैन कोट। हरियाणा सेव्ड नियरली 30,000 गर्ल्स फ्रॉम बीइंग किल्ड इन वूम्ब इन लास्ट 6 years। तो पिछले 6 सालों में 30,000 लड़कियों को बचाया जा चुका है फ्रॉम फीमेल फिटिसाइड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। गवर्नमेंट हैज़ बिन एबल टू डू इट। और ये डेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक गॉड्स वर्ड टू यू। इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी मेमोराइज कीजिए, इसे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखने के लिए भी ज़रूर मेमोराइज कीजिए, बिकॉज जब तक 2021 का जो सेक्स रेशियो का डेटा है वो हमारे पास नहीं आता, तब तक यही डेटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ये जो फीट है ये अचीव की गई है। व्हाट इज़ दैट फीट? जो सेक्स रेशियो है हरियाणा की वो 2014 में 871 थी, 871, and now in 2020 it is 922। very very important, this figure is very important। 922 हो गई है हरियाणा की सेक्स रेशो, और ये गवर्नमेंट डेटा है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड। तो अगर इसको हम काउंट करें कि अगर वही सेक्स रेशो चलती है और जो चेंज हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग 30,000 गर्ल चिल्ड्रन जो हैं उन्हें बचाया जा चुका है, ऑफ विच 8,000 वर ओनली इन 2020। अब ये बचाया कैसे जा चुका है? जो PCPNDT एक्ट है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि प्री कंसेप्शन और प्री नेटल जो फीमेल फिटिसाइड के लिए सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की जाती है, फीमेल फिटिसाइड किया जाता है, उसके लिए जो सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, इन चीज़ों से जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की जाती है, उन सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। लाइक hundreds of FIRs have been registered against the erring diagnostic centers। वहाँ से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन पे एक्शन लिया गया है, बहुत सारे फीमेल फिटिसाइड रोके गए हैं, इलीगल अबॉर्शंस रोके गए हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर फीट हैज़ बीन अचीव्ड। तो ये तो थे प्रिवेंटिव मेजर्स। कई एफर्मेटिव मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोलना, राइट। इन सब चीज़ों को, दोनों चीज़ों का ये असर हुआ है दैट दिस पर्टिकुलर फीट हैज़ बीन अचीव्ड। तो अब जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 949 है सिरसा की। सेक्स रेशियो एट बर्थ इट इज़ 949, और सिरसा जो है दैट इज़ द टॉप स्टेट एज पर 2020 डेटा। ये सारा डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली नोट इट डाउन समवेयर। और अगर आप इस पर्टिकुलर PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर PDF, राइट। तो 949 से सिरसा नंबर 1 पे आ गया है। उसके बाद जो नूह और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सेकंड स्पॉट पर है, 939 यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ है। उसके बाद कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद 938, पानीपत 935, सोनीपत 932 एंड अम्बाला एट 931, यमुनानगर 928, कैथल एंड हिसार 922 एंड गुरुग्राम एंड रेवाड़ी एट 921। तो ये इस ऑर्डर में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो दिखाया गया है। सिरसा इज एट द टॉप, सिरसा एट द टॉप। तो इसकी मेथडोलॉजी क्या रही वो भी एक्सप्लेन की गई है। बेसिकली हाउ वाज दिस पर्टिकुलर फीट अचीव्ड? The state government took several steps in the last few years, formulated teams to identify centers indulged in illegal sex determination। तो जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स थे जो इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन में इंडल्ज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया and registered FIRs against the offenders, also provided incentives to those who shared the information about violation of PNDT Act या फिर प्री नेस्टल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। तो एक जिन लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी उनको रिवॉर्ड भी किया गया, और जो ऑफेंडर्स थे उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए, सेंटर्स बंद करवाए गए। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन, और उसका ये नतीजा है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने अब टारगेट रखा है कि 922 तो अब हो गई है, 935 प्लस लेके जाना है इसे 2021 में,
यानी कि इस साल और भी ज़्यादा बुरी तरह से इन सेंटर्स के ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। तो 2020 में कुल 5,38,000 के आसपास बर्थ जो हैं वो रजिस्टर किए गए, जिसमें से 2,79,000 2,79,000 जो थे वो फीमेल बर्थ्स थे और 2,58,000 मेल बर्थ्स थे। सो दिस इज़ वेरी वेरी आई वुड से अ वेरी इंडिकेटिव फिगर दिस इज़ कि जो फीमेल बर्थ्स हैं वो ज़्यादा हैं और मेल बर्थ्स कम हैं। सो अगर ऐसा ही चलता रहा, वी कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इन द नेक्स्ट 4-5 years maybe down the line, the sex ratio can actually improve in one of the worst states in this regard, जो कि हरियाणा था किसी वक्त में. So if this keeps on happening, it's a very very important development in Haryana's socio-economic milieu. ये सारा डेटा आपको करना है, right? So this is all that we had to discuss today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and have a nice day.